नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आरजी क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चों के लिए भी वर्कशीट्स डिस्कस करते हैं। और साइंस के, इसमें विज्ञान के आपको चैप्टर्स और विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जाते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए आगे कंपटीशंस कभी आपने देने हैं, या आगे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए, सारी नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आप इस चैनल में अगर पुराने वीडियो और आगे आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसको, एक बटन होगा उस चैनल पे, जब आप इस लिंक पे जाके चैनल पे जाओगे तो वहाँ एक बटन होगा, ये सब्सक्राइब का बटन होता है, तो उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए। तो आप आगे भी अपना इस चैनल को देख पाएंगे। साथ साथ में कमेंट, जो भी आपको डाउट या कोई अच्छी चीज़ लगे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये नॉलेज और गेन हो सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब सबसे पहले आप चैनल कीजिए, जिससे आप आगे के वीडियो जब भी उसमें आएंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे तो चैनल दिखाई देगा आपको और आप उसमें वीडियो देख पाएंगे। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए। जितना आप शेयर करेंगे नॉलेज, उतना ही नॉलेज बढ़ती है। इसीलिए मेन पर्पज़ ये भी है कि मैं अपनी नॉलेज जो हमने गेन किया है उसको शेयर करते हैं, ताकि हमारी नॉलेज भी साथ में बढ़ती है और आपको भी फ़ायदा होता है। उसमें आप कमेंट भी करिए कि जो चीज़ आपको इसमें और समझनी है, और आप जो आपको मुश्किल लगे वो समझना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें एक और बेल आइकॉन है। एक और बता दें, एक बेल आइकॉन होती है, उससे क्या होगा, जब भी आपका वीडियो नया आएगा ऐसे बेल जैसा आइकॉन होगा चैनल पे जाने पर, वीडियो के अंदर नहीं, चैनल पे जाने पर, तो बेल आइकॉन को अगर आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो इसमें डाला जाएगा। तो आप उससे अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये आप क्लास के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे वीडियो देख के आप जनरल नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, जो आगे कंपटीशंस या बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको काम आ सकती है। मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इम्पोर्टेंट है। हम इसमें बच्चों के लिए वर्कशीट भी करा रहे हैं। तो ये वर्कशीट है आपकी, ये दिल्ली गवर्नमेंट की आपकी वर्कशीट है 26, और टॉपिक है इसमें चैप्टर 6 है, बायो का चैप्टर 6। इसके पुराने वीडियो भी हमारे पास हैं अलग अलग। उसके चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी देखना चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हैं। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के वीडियो कम मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे वीडियो मिलते हैं। तो मैं दोनों बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुँच सके। और जिसको भी ये कोई डाउट हो तो वो कमेंट भी कर सकता है, या जो अच्छा लगे उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा हमारा उत्साह और ज़्यादा हमारा मन करेगा वीडियो बनाने को। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पुराने वीडियो में हमने श्वसन के बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, पौधों में श्वसन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन। आपको सबको पता है कि जिसमें हम ऊर्जा चाहिए मानव को, या किसी भी जीव जंतु या किसी भी सजीव को ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए वो श्वसन करते हैं। मतलब उसमें वो जो भोजन उन्होंने पचाया है उसका वो, उसमें से ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन में वो भोजन का श्वसन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसमें रिवीजन आपको दे देता हूँ। C6H12O6 के नाम से ये है जो कंपाउंड, अगर उसको हम श्वसन में मेन देखें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा। ये श्वसन की एक रिएक्शन है आपकी। श्वसन रिएक्शन की ये आपको इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको आइडिया है, पहले से भी पुराने वीडियो में भी आपको बताया गया है। अब हम इसी श्वसन तंत्र के बारे में, जो मानव के अंदर श्वसन कैसे होता है, मानव के अंदर श्वसन के कौन से ऑर्गन हैं। तंत्र का मतलब है एक पूरा सिस्टम है। कोई भी एक आदमी या एक अंग सारे कार्य नहीं कर सकता, उनका एक पूरा सिस्टम होता है। पूरे अंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे स्कूल में भी आप या कहीं भी आप देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में एक आदमी से सारे काम नहीं होते, तो अलग अलग आदमियों के अलग अलग काम होते हैं। पूरी दुनिया में भी अलग अलग आदमियों के अलग अलग काम होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर में भी या किसी भी सजीव के शरीर में अलग अलग अंग
किसी कार्य के लिए लगे होते हैं। तो अब हम इसके में पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज वो है मानव श्वसन तंत्र। मतलब मानव मनुष्य के अंदर जो हम करते हैं श्वसन के लिए कौन कौन से ऑर्गन हैं, कैसे उसमें श्वसन को, मैं आपको पता है अभी कि ऑक्सीजन गैस चाहिए और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो अपने पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं पौधों में श्वसन वाले में, तो वहाँ का ऑक्सीजन आपको चाहिए श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेन प्रोडक्ट बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जानी है, ऑक्सीजन अंदर भी आनी है, आदान प्रदान उनका होना है। तो उसके लिए आपने पौधों में पढ़ा था स्टोमेटा वगैरह। अब इसमें हम पढ़ेंगे मानव में कौन से ऐसे अंग हैं जिससे हम ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा जिस अंग से हम सांस लेते हैं तो वही अंग हैं जो बाहरी अंग हैं, हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी अंग अलग अलग तरह के इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा के, डायग्राम बड़ा करके, इसको हम चित्र को बड़ा करके एक इसका आइडिया देंगे। आप थोड़ा वेट कीजिए कि चित्र थोड़ा साफ़ होने में टाइम लगता है। अब आप देखिए इस चित्र को, आप ध्यान से शायद देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। तो आप अगर इस चित्र में देखें तो सबसे पहले ये मानव शरीर का एक चित्र है जिसमें श्वसन तंत्र मेनली दिखाया गया है। श्वसन तंत्र में दो हिस्से हैं आपका, एक मुंह है, एक नाक है। नाक में दो द्वार होते हैं, दो हिस्से होते हैं नाक के, दो नासिकाएं। ये दो हिस्से नाक के होते हैं आपके, जिससे कि यहाँ पे वायु अंदर जाती है और बाहर आती है। उसमें भी कई तरीके हैं, सही तरीके से हम सांस नहीं लेते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सांस लेने का सही तरीका क्या है वायु अंदर बाहर जाने का। एक मुंह है, मुंह के द्वारा भी वायु आपकी अंदर बाहर जाती है। तो नासाद्वार मतलब नाक और मुख गुहा मतलब मुंह। गुहा मतलब खाली जगह, क्योंकि मुंह एक खाली जगह ही तो है जहाँ से खाना अंदर जा सकता है, वायु भी अंदर जाती है। तो ये दोनों से वायु अंदर जा सकती है। वायु पूरी जाती है, हमारे अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है कि ऑक्सीजन को फ़िल्टर कर ले। नाक के द्वारा ही सांस ज़्यादातर लेनी चाहिए, मुंह से नहीं कम लेनी चाहिए। मुंह से कोशिश करो कि नाक से ही सांस ली जाए, क्योंकि नाक द्वारा सांस लेने में नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और हार्मफुल केमिकल्स, कई चीज़ों को वो रोक सकते हैं। मुंह के अंदर ऐसे कोई बाल नहीं होते, तो मुंह से तो सारी एयर ही अंदर जाएगी। तो एयर अंदर जाने के बाद आपकी यहाँ पे दो नलियाँ होती हैं, एक भोजन की नली जो मुंह से भोजन नली है ये, और यहाँ पे है श्वास नली। श्वास मतलब सांस, उसको श्वास संस्कृत में बोला जाता है, सांस को ही श्वास बोलते हैं। तो श्वास नली मतलब सांस वाली नली। ये आपका गला है, इसके थ्रू जाते हुए आपको पता ही है कि हवा अंदर जाएगी, और खाना भोजन भी इसी से जाता है। इसीलिए हमें खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भोजन के साथ अगर हवा मिक्स होगी, बाहर आती हुई हवा, बाहर भी आती है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली जो बाहर आती है उस वायु में, तो वो फिर आपके खाने को गले में एकदम से अटका दे सकती है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। अब नीचे ये जा रहा है, नीचे जाते जाते आपके दो अंग जो मेजर अंग इन्वॉल्व हैं इसमें, वो हैं फेफड़े या फुफ्फुस, लंग्स। दोनों तरफ हैं आपके लंग्स। ये अंदर लंग्स के अंदर यहाँ पे पीछे एक हृदय भी है। हृदय जो है वो श्वसन तंत्र में नहीं आता, वो रक्त में आएगा जब रक्त हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो फेफड़े हैं वो कैसे बने हुए हैं, या फेफड़े जिनको हम फुफ्फुस के नाम से जानते हैं हिंदी में, और ये पसलियां हैं। पसलियां मतलब फेफड़े आपके अंदर हैं, इसके जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रही हैं पिंक कलर के, बाहर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फेफड़े नहीं हैं, ये क्या हैं, पसलियां, रिब्स। आप अगर अपने छाती को छू के देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिब्स दिखाई देंगे, हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी। आप हाथ से उनको दबा के देखें अपने अगर आगे के सीने को, तो उसमें आपको रिब्स होंगे। वो रिब्स पसलियां हैं जो इन फेफड़ों की रक्षा करने के लिए हैं। नीचे एक डायफ्रागम नाम का एक रबड़ जैसी स्ट्रक्चर है जो सांस लेने में सहायता करती है, वो आपके फेफड़ों को सिकुड़ने में और फूलने में सहायता करती है। ये आपको ऑर्गन इसमें भी है। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, श्वसनिकाएँ बोलते हैं इनको, सांस लेने वाली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। उसमें मेन स्ट्रक्चर आपके पास है कुपिका। फेफड़े जो हैं वो स्ट्रक्चर लार्ज सरफेस एरिया देने के लिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी नलियों से बने होते हैं, गुब्बारे जैसी ये पीछे से ऐसे नलियाँ होती हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा, जो रक्त वापिस आता है और अंगों से, जहाँ श्वसन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको लेके रक्त आता है फेफड़ों में, हृदय उनको फेफड़ों में भेजता है,
तो फेफड़ों में ये कुपिकाएँ एक जगह है, कुपिकाएँ हैं छोटी छोटी, यहाँ पे आपकी एयर आई है। कहाँ से एयर आई? आपकी वायु से, एटमॉस्फेयर से जो वायु आई, वायुमंडल से नाक द्वारा या मुंह द्वारा अंदर आई है और वो फेफड़ों तक पहुंची। वहाँ फेफड़ों में कुपिकाओं के पास रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनसे रक्त कुपिकाओं में आता है और कुपिकाओं में वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आदान प्रदान होता है। किसका? रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर हो जाती है। क्योंकि रक्त के अंदर, वो आप बाद में पढ़ेंगे हम, जहाँ हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है फुफ्फुस से। पसलियाँ आपको समझ आ गई। डायफ्रागम आप डायग्राम एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। ये कुपिका कोश लिखा हुआ है। कुपिकाएँ इस तरह की ये बड़ी स्ट्रक्चर करके बनाई हुई है। ये कुपिका होती हैं जो ये दिख रही हैं आपको, गुब्बारे ऐसी स्ट्रक्चर, जहाँ बहुत सारे बबल्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। और ये श्वास में नलिकाएँ हैं, श्वसनिकाएँ, जहाँ से एयर इनमें जाएगी। और यहीं ब्लड वेसल्स भी हैं जिससे कि एयर जो है वो आपकी बाहर हो सकती है। तो आप अब समझ गए होंगे ये चीज़। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से, इस डायग्राम को समझ गए। और इसके बाद आपके पास आएगा, अब इसको हम समझते हैं डिटेल में, ऑर्गन्स को, अलग अलग ऑर्गन जो हमने अभी डायग्राम में सीखे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है नाक। सबको नाक के बारे में पता है, ये बाहरी अंग है हमारा, श्वसन तंत्र का एक बाहरी अंग जो बाहर होता है हमारे शरीर से। बाहरी नथुने नाक के दो हिस्से हैं। इनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो अंदर के भाग को ढक के रखते हैं नाक के। जैसे ये नाक, अगर हम नाक बनाएं शेप, तो ये दो आपके हिस्से हैं यहाँ से आपको, और यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं। आपको पता है नाक में बाल होते हैं। वो बाल का भी काम है, बाल ऐसे ही नहीं है, फालतू नहीं है, क्योंकि यहाँ एयर जाएगी तो ये बाल एक तो अंदरी हिस्से को बचाते हैं, एयर इससे फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना खाए। और दूसरा, जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं, जो आपके हार्मफुल कई पार्टिकल्स को ये बाल अपने यहीं पे रोक लेते हैं, फिर एयर थोड़ी सी साफ़ होके अंदर जाती है। इसीलिए सांस हमेशा नाक से लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सांस लेते वक्त और क्या करते हैं जो बाल, उनका अगर काम पड़ा जाए, दूसरा ये आर्द्रता, हवा को थोड़ी सी नमी देते हैं। नहीं तो आपकी जो हवा है वो सूखी हवा जाएगी अंदर तो थोड़ा वो नुकसान कर सकती है। स्वर यंत्र क्या होता है? स्वर यंत्र गले के अंदर आप जिससे बोलते हो, अगर आप अभी बोलते हुए अपने गले में ऐसे 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 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, आप गले को छू के देख सकते हो। अगर आपने वॉश बेसिन की पाइप देखी है, उसमें से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तो ऐसी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज जिनको बोलते हैं, उपस्थिति। तो आप अपने गले को बोलते हुए हाथ लगाएं तो आपको एक कंपन या वाइब्रेशन महसूस होगी कांपता हुआ, तो वो वॉइस बॉक्स है। ये हिस्सा जो होता है स्वर यंत्र, लायरनेक्स, इसको इंग्लिश में लायरनेक्स एंड फायरनेक्स बोलते हैं। तो ये जो हैं, ये आपके खाने और हवा को अलग करने में काम करते हैं। ये खाते वक्त, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो ये ऊपर उठ जाता है जिससे खाना भोजन नली में जाए, श्वास नली में ना जाए। अगर श्वास नली में जाएगा तो जो एयर बाहर निकल रही है वो भोजन को ऊपर की तरफ फेंकेगी, जिससे आपको गले में खाना अटकता है और खांसी वगैरह आती है। फिर आपके पास आती है ग्रसनी। नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। नाक जो आपके नाक के थ्रू गया, अभी डायग्राम में हमने दिखाया, तो यह जो है अभी दिखाएंगे, इसको दिखा सकते हैं हम डायग्राम में द्वारा। तो नाक से जो जुड़ा होता है, अभी इसको द्वारा दिखाएंगे। इसमें ये आपके पास दो हिस्से हैं डायग्राम में। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ है ये ग्रसनी जो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देगी, जहाँ पे ये दोनों को अलग अलग करेगी, भोजन नली और श्वास नली, क्योंकि एक उसमें है, तो उसको अलग अलग करने के लिए ये आपके पास ग्रसनी नाम का एक अंग है। अगर ये ग्रसनी नहीं होगी तो आपका भोजन श्वास नली में जाएगा और फेफड़ों में जा सकता है या सांस में अटक सकता है। तो हवा और भोजन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि हमारे पास एक ही पाइप है, एक ही नली है। तो उसको, ये खाद्य कणों को वायु नली में ना जाएं, उसको रोकने का कार्य कौन करता है? ग्रसनी। ये आप नोट्स अपने बनाते जाइए, साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। एक उपकट होता है इसमें, जिसको हमें बताया था हमने, जिसको लायरनेक्स के नाम से जाना था हमने। वो स्वर यंत्र जो हमारा बोलने वाला है हिस्सा, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हवा बाहर जाती है बोलने में,
और अन्न की नली के बीच में एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच क्या होती है? जो बिजली, जैसे स्विच हम लगाते हैं कि बिजली में स्विच लगी होती है, उसमें क्या है, अगर आप स्विच ऑन करते हो, स्विच इस तरह से, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर वो पढ़ सकते हो दूसरे वीडियो में, ऐसे बंद जोड़ते हो तो आगे करंट जाता है और अलग कर देते हो तो आगे नहीं जाता। तो इसी तरह ये भी एक उपकट नाम का एक आपकी एक ग्रंथि है, एक उपास्थि है, ग्रंथि नहीं है, उपास्थि है, छोटी उपास्थि आपने 9th में पढ़ी होगी। तो ये स्वर यंत्र जो बोलने वाला हमारा और अन्न की नली दोनों में एक स्विच के रूप का कार्य करता है। इसीलिए हम खाते वक्त अगर बोलेंगे तो ये दोनों चीज़ें करेंगे एक साथ, तब ये भोजन का आपका श्वास नली में अटकने का खतरा बना रहता है। फिर आपकी एक श्वास नली आती है। श्वास नली आपको बताई है, पहले भी आपको डायग्राम में दिखाई, जो एक बड़ी सी पाइप की तरह है श्वास नली, ये आप देख सकते हो इसमें। तो ये आपकी है श्वास नली, जहाँ पे आपको बताया ये कॉमन रास्ता है खाने का भी, और इधर से कॉमन रास्ता होता है कंठ के पास श्वास नली और खाने की नली का। तो श्वास नली द्वारा फिर सांस आगे जाएगी। इंटरनल ऑर्गन आ गए, अब ये अंदर के ऑर्गन है सारे। तो श्वास नली द्वारा स्वर यंत्र जो आपको बताया था, वोकल कॉर्ड्स, उसके द्वारा जाते हुए ये वायु की नली की दीवार सी आकार की उपास्थि से बनी होती है, और जो इसको पिचकने से बचाती है, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। इस तरह की शेप है। सीधी अगर पाइप होगी, इस तरह की सीधी पाइप हो तो ये पिचक सकती है, जब हवा कम हो जाए तो ये पिचक सकती है और रास्ता बंद हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर हैं इस तरह की, कार्टिलेज, ये जो आपको दिखाया सी आकार जो उन्होंने बोला, तो इस तरह की ये कार्टिलेज शेप की है, जिससे कि ये पिचके ना, जब हवा कम हो जाए, हवा का दाब कम हो, तो ये पिचक ना जाए। तो ये आप समझ गए होंगे। इसलिए कई बार क्वेश्चन में आया था, पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसी स्ट्रक्चर होती है श्वास नली की, ताकि ये पिचके ना। फिर श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है। दो नलियों में जाके वो दो अलग अलग हिस्सों में चली जाती है श्वास नली। श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती हैं। श्वसनी द्वितीय व तृतीय श्रेणी के में और बाद में श्वसन श्वसनिकाओं में से छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होती रहती हैं। जैसे ये आपके यहाँ से गई और ये दो हिस्सों में जाएगी, एक इधर एक इधर, दो आपके फुफ्फुस हैं तो दोनों में ये जाएंगी, और जब यहाँ से वायु इनमें श्वसनिकाओं में जाएगी, फिर ये छोटे छोटे और पार्ट्स इनके बनते जाते हैं मेन श्वसनिकाओं से, और बाद में जाके ये कुपिकाएँ होती हैं, जिन एक सेल से जो बनी होती हैं। कुपिकाएँ पतली दीवारों और एक सेल से बनी होती हैं और गुब्बारे जैसी हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर पहले दिखाई गई थी, इसको मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कहाँ है। तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, इसमें कि ध्यान से इसको देख सकते हैं कि ये श्वसनी कहाँ है, और कार्य आपको भी मैंने बताया इसका कि क्या कार्य है। तो ये आपके पास हैं श्वसनी, आगे आपको दिख रही होंगी चित्र में। जब ये श्वास नली से आ गया आगे, तो यहाँ दोनों तरफ, दोनों फुफ्फुस की तरफ, दोनों फेफड़ों में यहाँ आती हैं आपकी ये श्वसनी, जो दो हिस्सों में अब डिवाइड हो गया। एक श्वसनी को इधर चली गई, इधर चलेंगी। फिर ये श्वसनी जो हैं ये अलग अलग छोटे छोटे पाइप्स में, छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाएँ, ये वाली। और इनके एंड पे होती हैं यहाँ पे कुपिकाएँ, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर। तो ये कुपिकाओं का झुंड होता है, कुपिकाओं का एक गुच्छा होता है। तो ये कुपिकाओं का कार्य है, यहाँ पे आके आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपस में एक्सचेंज होगी रक्त के अंदर, जो रक्त हृदय द्वारा फुफ्फुस में, फेफड़ों में पहुँचाया गया है। तो आपको ये अब समझ आ गया होगा श्वास नली का थोड़ा सा। अब आपको कुपिकाएँ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्वेश्चन आ जाता है कुपिकाओं के ऊपर। कुपिका पतली द्वारों और एक सेल से बनी होती हैं, ये वाली जो कुपिकाएँ आपको दिखाई गई थी, और गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर हैं, ये वायु इसमें भरी रहती है। फिर आते हैं फेफड़े। फेफड़े मनुष्यों में, फेफड़े जिसमें सारा ये स्ट्रक्चर सारी इन्वॉल्व हैं। ये छाती की वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा मतलब जो ऊपर का हिस्सा है छाती का। जैसे आपका अगर बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर हम ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाएं एक ह्यूमन बीइंग का, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ दोनों तरफ क्या होंगे, फुफ्फुस पाए जाएंगे, फेफड़े पाए जाएंगे, जहाँ पसलियों से ये ढके होंगे। तो ये आपके श्वसन तंत्र के मेन ऑर्गन हैं, जहाँ से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में आदान प्रदान होगा, क्योंकि हमें श्वसन के द्वारा जो कार्बन सांस लेने में वही करना होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है श्वसन से
क्रिया होने के बाद, और जो ऑक्सीजन आपको श्वसन के लिए चाहिए उनको आपस में एक्सचेंज करना है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र है ये छाती की वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी आपके पीछे होती है, अगर आप स्ट्रक्चर देखें ऐसे तो पीछे रीढ़ की हड्डी चल रही है और आगे यहाँ पे दोनों तरफ फुफ्फुस होते हैं, स्थित होते हैं। ये बड़े और स्पंज जैसे, मतलब ये क्योंकि इनमें हवा भरनी है तो खाली जगह होनी चाहिए, तो खाली जगह स्पंज में होती है। आप स्पंज को दबा के देखो, उसमें पानी भर सकते हैं, खाली जगह में हवा भरी होती है, अगर उसको दबाएंगे तो हवा निकल जाती है, या पानी में डुबोएंगे तो पानी इसमें घुस जाता है स्पंज में। ऐसे ही फेफड़ों में स्पंज जैसे अंग होते हैं, तो फेफड़े होते हैं। मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच इनका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। जो रक्त इनमें हृदय से, यहाँ हृदय का स्ट्रक्चर है, बाईं तरफ आपका हृदय है, और हृदय से जो इनमें रक्त आता है उस रक्त को में ये ऑक्सीजन को डाल देते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो वायु ऊपर से आई थी उसमें ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को ये रक्त में घोल देते हैं, रक्त उसको घोल लेता है, और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी अलग अलग अंगों से रक्त लेके आया था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस निकाल के वापस या हवा में भेज देते हैं। तो यही हो गया गैसों का आदान प्रदान, जो मेनली जिसके द्वारा फिर आगे आपने पढ़ा है कि श्वसन, तो आप पहले पढ़ चुके हो या पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि श्वसन कैसे होता है और श्वसन में कौन सी क्रिया इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये समझ आ गया। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है और भारी होता है। ये आपके एक जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कोई अगर पूछ ले तो आप इसमें बता सकते हैं। तो अब हम सांस लेते समय सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको। हम सांस जो है वो गलत तरीके से लेते हैं ज़्यादातर। सांस हम पेट से लेते हैं। आप अब ध्यान से देखना, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी। जब हम सांस लेते हैं तो हम पेट को आगे कर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर कर लेते हैं। नहीं, हमें सांस लेते वक्त पेट हमारा, सांस जब ले रहे हैं ध्यान से सुनिए, पेट अंदर जाना चाहिए, पसलियाँ ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि आपके फेफड़े में सांस जा रही है। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरोगे तो गुब्बारा ऊपर जाना चाहिए, फूलना चाहिए। तो फेफड़ों में हवा जा रही है तो फेफड़े फूलने चाहिए। फेफड़े फूलेंगे जब फुफ्फुस फूलेंगे तो ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा शरीर का, ये डायफ्रागम है, ये पेट, यहाँ आपका आमाशय आएगा पेट, यहाँ आएंगे आपका नीचे का पेट का हिस्सा। तो आप जब सांस ले रहे हो तो ये अगर आगे आएगा तो डायफ्रागम पे दबाव बनेगा तो ये पीछे जाएगा, जबकि सांस लेते वक्त ये आगे आना चाहिए, फेफड़े आगे आने चाहिए, डायफ्रागम नीचे जाए और पेट पिचकना चाहिए। तो ये आप हमेशा, हम सांस लेने में गलतियाँ करते हैं जिससे कि हमें बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो सांस लेते समय वक्षीय गुहा कौन सी है? ये खाली जगह जो है जहाँ ये फेफड़े हैं, ये फूलनी चाहिए, और सांस छोड़ते समय ये सिकुड़नी चाहिए, तभी तो हवा बाहर जाएगी। अगर गुब्बारे में से हमने हवा बाहर निकालनी है तो क्या करेंगे? गुब्बारे को, उसको फुलाएंगे या पिचकाएंगे? उसको पिचकाएंगे, दबाएंगे। तो ये दबने चाहिए, डायफ्रागम इनको दबाएगा, पेट बाहर आएगा। जब सांस छोड़ रहे हैं पेट बाहर आना चाहिए, डायफ्रागम पे दबाव होना चाहिए, जिससे कि वो इनको दबाए, सिकुड़े, तो सिकुड़ने से वायु बाहर आनी चाहिए। और दूसरा, फिर जब आप सांस लेते हो तो आपकी वक्ष गुहा या आपका जो फेफड़े वाला हिस्सा है ऊपर का, ये बाहर की तरफ आना चाहिए, फूलना चाहिए, क्योंकि गुब्बारे में हवा भरोगे तो फूलनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं कि ये पिचका लेते हैं और पेट फुला देते हैं, तो पेट पे चली जाती है हवा। फिर वक्षीय गुहा सांस लेते समय फूलती है और सांस छोड़ते समय सिकुड़ती है। पसलियाँ, जब आपकी वक्षीय गुहा जिसमें पसलियाँ में के अंदर है वो फेफड़े, जब वो फूलेंगे तो आपकी ऑब्वियसली पसलियाँ भी बाहर को आनी चाहिए, ऊपर उठनी चाहिए, और सांस छोड़ते समय नीचे आनी चाहिए। पसलियों उसके दबाव से वो वायु बाहर जानी चाहिए। डायफ्रागम सपाट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे डायफ्रागम गुबंदाकार का हो जाता है। यहाँ सपाट हो जाएगा सांस लेते समय, क्योंकि ये दब जाएगा, ऐसे सपाट हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये वापस चला जाएगा उल्टा। ये हवा रबड़ जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसे गुबंदाकार का हो जाएगा। जब हम ये पीछे को जाएंगे तो डायफ्रागम ऐसे पीछे चला जाएगा ऐसे। जब ये आगे को सांस लेंगे तो ये फूल जाएंगे दोनों, इनके फूलने से क्या होगा? डायफ्रागम सपाट हो जाएगा। जो आपका डायफ्रागम है, डायफ्रागम आपका फिर सपाट हो जाना, सीधा हो जाएगा ऐसे। क्यों सीधा हो जाएगा? जब हवा इसमें हवा भरेगी तो ये फूलेंगे तो ये डायफ्रागम जो ऐसे पीछे को हुआ है ये आगे चला जाएगा, आगे जाके ये ऐसे सपाट हो जाएगा। और जब ये पीछे जाएंगे, हिचकेंगे, तो ये डायफ्रागम ऐसे गुबंद जैसा हो जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा ही जब हवा उसमें आएगी, तो फेफड़े फूलेंगे। फेफड़े जब फूलेंगे तो उनका आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे गुब्बारा, जैसे आपका इतना छोटा सा होता है, जब गुब्बारे में हवा
जब हवा नहीं भरी होती, जब उसको फुलाते हैं तो गुब्बारा ऐसे बड़ा हो जाता है, तो उसमें हवा भरी होती है तो आयतन बढ़ गया, जगह बढ़ गई उसमें। आयतन मतलब जितनी जगह घेरता है वो, और यहाँ जगह कम है, ऐसे ही फेफड़े जगह ज़्यादा घेरेंगे जब, तभी तो उसमें वायु आएगी। और दूसरे समय जब हम हवा सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े पीछे जाने चाहिए। अब आप, ये तो हो गया आपका साइंस और बुक के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन आपका अपनी हेल्थ पे ध्यान होना, हेल्थ के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टिप है। आप अपनी सांस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें कि आप जब सांस अंदर ले रहे हैं नाक द्वारा तो, या मुंह द्वारा ना, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट नहीं फूलना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। और पेट के ऊपर का हिस्सा, जो ये पेट है, आमाशय है, इसके ऊपर का हिस्सा बाहर आना चाहिए और पेट वाला हिस्सा अंदर जाना चाहिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये अंदर जाना चाहिए और ये बाहर आएगा। डायफ्रागम ऐसे नीचे जाएगा तो प्रेशर बनाएगा तो ये बाहर आएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान दें कि सांस लेते समय हम गलतियां करते हैं। तो साइंस जब आप पढ़ लोगे, साइंस पढ़ने का फ़ायदा है आपकी जनरल नॉलेज भी। फिर आपके ये कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें अभ्यास के लिए। कुपिका का क्या कार्य है? कुपिका का कार्य आपने देखा पीछे। कुपिका का कार्य है गैसों का आदान प्रदान। कुपिका का कार्य है, एक तो सरफेस एरिया क्षेत्रफल को बढ़ाती है, एक वो गैसों का आदान प्रदान करती है। कुपिका का कार्य अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको कुपिका का कार्य दिया हुआ है। जब हम कुपिका, ये वायु से भरी रहती है, गुब्बारे जैसी संरचना। इसका कार्य इसमें आएगा आपका कि ये यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है? आपने देखा गैस कहाँ चेंज होती हैं आपस में? ये फेफड़ों में चेंज होती है। गैसीय विनिमय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय रक्त और रक्त में फेफड़ों द्वारा होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में अंतर तो यही है, सांस लेते समय बख्शी या गुहा ऊपर का हिस्सा फूलना चाहिए, फैलना चाहिए, और छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए। इस पसलियाँ ऊपर उठेंगी, जब ऊपर का हिस्सा ऊपर उठेगा तो उनके ऊपर जो पसलियाँ हैं वो भी ऊपर उठेंगी और यहाँ पसलियाँ नीचे की हो जाएंगी। डायफ्रागम यहाँ पे मैंने बताया, जब हवा भरेगी सांस लेते समय जो ऐसे है, इसमें जब ये फूल जाएंगे दोनों हिस्से तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे आते हुए ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा सपाट हो जाएगा और यहाँ ये गोबंदकार का बन जाता है। फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है ऑब्वियसली, जब उसमें हवा भरेगी तो उस जगह भी भरेगी। यहाँ फेफड़े का आयतन पहले कम हो जाता है, फेफड़े पीछे को हो जाते हैं। आयतन कम होने से क्या होगा, जगह नहीं बचती तो हवा बाहर जाती है। मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप वीडियो में पहले पीछे के देख सकते हैं, अभी मैं आपको कहता हूँ तो इसको आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसका चित्र बना सकते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को, जो मैंने आपको बताया कि हम पेट से सांस ले रहे हैं, गलती कर जाते हैं, तो उदर जो है, उदर मतलब पेट जो आपका है, पेट वाला सारा हिस्सा जो नीचे का हिस्सा यहाँ से इसके नीचे, इसको आपने ध्यान देना है कि ये फूलता है या पीछे जाता है। अब आपके अवलोकन के पीछे हम क्यों देख रहे हैं? ताकि हम सही तरीके से सांस ले सकें, सही तरीके से सांस लेना सीख सकें। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ आ गया होगा। आप पहले भी आपको मैंने यही कहा कि अगर आप और वीडियो देखना चाहें तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो लिंक आपके पास आया है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस लिंक पे ही नीचे उसी चैनल होगा आरजी क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इसमें अपने जो भी डाउट हैं उनको कमेंट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैथ साइंस में तो आप बता सकते हैं, और कुछ अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, आई होप आपके सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे।